हेलो। चलो लिखो बेटा आगे, लिखो बेटा, कंपल्सरी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पेपर्स, कंपल्सरी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पेपर्स। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसमें ए पार्ट ट्रू फॉल्स, सामने सामने बेटा, सामने फोकस। क्वेश्चन नंबर ए जो आता है इसका ट्रू फॉल्स वो हम लोगों ने कर लिया था। इसका जो बी पार्ट है थ्योरी वो भी हम लोगों ने कर लिया था। मैं अब आपको इसका जो सी पार्ट है वो दिखा रहा हूं फ्रॉम ऑल पेपर्स, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन आपका ये 20 मार्क का जो है, इसमें इस तरह से वेटेज होती है कि पहला ये 12 मार्क्स का होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये 4 मार्क का ये भी डिस्कस कर लिया है, ये भी 4 मार्क का है। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है ये 4 चैप्टरों से आता है। ये चैप्टरों के नाम जरा लिख लीजिएगा। एक है जर्नल, जीएसटी, आरओई, अदर बुक्स। 99.99% इन्हीं चैप्टरों से ये क्वेश्चन 1 का सी पार्ट आएगा। आजकल थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ये लोग इन्वेंट्री का क्वेश्चन भी यहां पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि इन्वेंट्री टॉपिक बच्चा छोड़ के चले जाता है। अभी सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में इन्वेंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पेपर चेक करता है, इन्वेंट्री क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो इन्वेंट्री चैप्टर उसको अजीब लगता है तो वो छोड़ देता है। तो इंस्टीट्यूट ने इन्वेंट्री को भी एक बार यहां पे पूछ लिया, तो इसका एक आध क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। इसके अलावा इन्वेंट्री के अलावा कभी कभी बाय चांस डेप्रिसिएशन का टॉपिक भी यहां पर आ जाता है, लेकिन 99.99% आपके पास ये जर्नल, जीएसटी ये सभी आएगा। मैं एक बार खैर सारे पेपर जो इसमें करवा रहा हूं, इससे क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास ये परफॉर्मा है 20 मार्क्स का, वो पूरा हमारा रेडी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसको फटाफट से। सबसे पहले ये हमारा जून 24 का पेपर है। जून 24 के पेपर में इन्होंने जीएसटी पूछा। जीएसटी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये उसका क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़े, कह रहा जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कपिल। बेटा जब कभी भी आप पेपर में क्वेश्चन करो तो 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि ये आपकी शीट है। इसमें आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर ना हमेशा यहां लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर जो भी आप लिखोगे मार्जिन में नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहां पे इस तरह से लिखना है। सेकेंडली, आप जब भी कोई जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे तो उस फॉर्मेट के ऊपर इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स बोला है वो जरूर लिखना, और फिर जर्नल लिखकर आपने अपने पास जो फॉर्मेट है वो बना के क्वेश्चन शुरू करना है। हर क्वेश्चन आपका फ्रेश पेज पे ही शुरू होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन आपका मिड ऑफ पेज पे शुरू नहीं होगा, बीच में जगह बच भी रही है नेक्स्ट पेज पे शुरू करो। हर क्वेश्चन फ्रेश पेज पे आपने शुरू करना है, इसको ध्यान रखना। खैर, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है जो हम अभी कर रहे हैं, ये जून 24 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन 1 के सी पार्ट में बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ कपिल। तो सबसे ऊपर आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कपिल, देन जर्नल, और पहली एंट्री से शुरू करेंगे। देखें यहां पे बोल रहा है सबसे पहले गुड्स परचेज करे सोनू से 1.5 लाख के, ट्रेड डिस्काउंट 10%, सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। तो यहां पे लिखेंगे गुड्स परचेज करे तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे टू सोनूज अकाउंट। जब भी कभी आप परचेज में वैल्यू डालोगे, लिखना चाहो तो लिख लेना, इसमें वैल्यू हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद आती है। परचेज सेल में जो भी वैल्यू आएगी ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो 1.5 लाख का माल है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1.5 लाख में 15,000 चले जाएंगे, ये 135 बचेगा। अब इस पे आप अपना जीएसटी लगा दोगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। बहुत बच्चे इस बात पे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये जीएसटी कहां पर आएगा। देखो सीधी सी बात है, जब आपने ये एंट्री पास करी परचेज टू सोनू, तो अपने आप से पूछो जीएसटी किस पे लगेगा। जीएसटी परचेज पे लगेगा, सोनू पे लगेगा, तो परचेज पे। गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी लगता है, तो सोनू के साथ जीएसटी नहीं आने वाला, परचेज के साथ आने वाला है। ये जीएसटी इसने बोला कि आपको लगाना है 6%। तो दिस इज 6%, दिस इज 6%। ये 135 की जो वैल्यू अपने पास है उस पर 6% लगेगा। इसको निकाल लेंगे, कितना आता? 8100, 8100 ये आ रहा है। टोटल कर देंगे इसको अपने पास 16,200, तो ये बन जाएगा 151,200, ये आ रहा है। नरेशन लिख देंगे बिंग गुड्स परचेज्ड एट ट्रेड डिस्काउंट एंड विद जीएसटी। सेकेंड, दूसरा
अगले में कहता है अब सोल्ड करे गुड्स मोहित को 50,000, चार्ज करा CGST SGST 5-5%, इसमें से 40% अमाउंट हमें मिल गई चेक से इमीडिएटली। तो जब हम माल बेच रहे हैं और माल बेचते टाइम हमें कुछ पैसा मिल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ पैसा हाथ के हाथ मिल गया। फिर कुछ पैसा मिलने बाकी है, तो जिसको हमने माल बेचा उसका नाम आएगा मोहित। अगर पैसा मिल जाता है तो कैश बैंक में डालेंगे, और अगर पैसा मिलना बाकी है तो आदमी के नाम में डालेंगे। इसको हमने माल बेचा टू सेल्स, और अब सेल्स के ऊपर जीएसटी और लगेगा। एक है आउटपुट CGST, एक आउटपुट SGST। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इस तरह से इसको लिखेंगे। सबसे पहले वैल्यू सेल परचेज में आएगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो क्वेश्चन में देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद सीधा 50,000 का माल है, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सेल्स में सीधा 50,000 आ जाएगा। अब 50,000 के माल पे आपने टैक्स लगाना है 6-6%, 5-5%। अच्छा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में चेंज कर दिया इन्होंने, वैसे पूरे क्वेश्चन में सेम ही चलता है, पर इन्होंने चेंज कर दिया 5-5%। तो ये भी 5% लगेगा, ये भी 5%, 5,000 का 5% 2,500, और ये भी 2,500। तो कायदे से जब मैंने मोहित को माल बेचा 50,000 का और 5,000 रुपए मैंने उस पर GST लगाया, तो मुझे 55,000 रुपए मिलने चाहिए। पर इस 55,000 में उसने 40% पैसा मुझे हाथ के हाथ दे दिया। ये कह रहा है कि ही हैज पेड 40% अमाउंट ड्यू इमीडिएटली विद चेक। तो 55 का 40% 22। इसका मतलब बाकी का जो पैसा है वो अभी भी मिलना बाकी है, वो 33 इसमें आ जाएगा। रिमेनिंग 33 मेरे को मिले नहीं है, वो मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तब की एंट्री तब करेंगे। अभी के लिए हम उसे पर्सन के नाम में एंट्री डाल के लिख देंगे, और यहां एंट्री लिख लेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित। हमने मोहित को माल बेचा। थर्ड, कोशिश करना जितना कर सके, जितने हद तक पॉसिबल है, इनपुट आउटपुट वर्ड क्वेश्चन में पूरा पूरा लिखना। आप जीएसटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये जो इनपुट आउटपुट वर्ड है इसे पूरा पूरा लिखना। जितना हो सके अपने लेवल पे ट्राई करो कि पूरा पूरा लिखो। बाकी CGST SGST छोटा छोटा लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे, चलेगा। आगे, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 रुपए विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पहले इतनी चीज की जरा बात करते हैं। जब हमने गुड्स विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जरा ठंडे दिमाग से इसकी बात को समझे। आप कहीं से गुड्स परचेज करके आए थे और इस उम्मीद में लाए थे कि आप उन गुड्स को आगे बेचोगे। जब आपने गुड्स परचेज करा होगा तो आपने सरकार को इनपुट GST दिया था, और आप इनपुट GST को इस उम्मीद में अपने अकाउंट्स में डेबिट करके बैठे थे कि कल को जब आप गुड्स बेचोगे तो इसका ITC मिल जाएगा। याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ITC। ITC का मतलब होता है कि जो टैक्स आपने पिछली बार भरा वो आपको अगली बार क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन रिफंड सिर्फ तब होगा जब आप इन गुड्स को बेचोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इन गुड्स को बेचोगे, क्योंकि बेचने में टैक्स कलेक्ट होगा, कलेक्ट किया हुआ टैक्स आप सरकार को जमा कराओगे, उस केस में आपका इनपुट GST माइनस होगा। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने जो गुड्स खरीदे उनको बेचा ही नहीं, आपने वो गुड्स अपने घर के लिए निकाल लिए। तो जितना इनपुट GST आपने उस टाइम पे डेबिट किया होगा, अब आपको वही इनपुट GST इस टाइम पे क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट। क्रेडिट करने का मतलब है कि अब मुझे सरकार से कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला। सरकार रिफंड सिर्फ उस आदमी को देती है, क्रेडिट सिर्फ उस आदमी को देती है जो बिजनेसमैन हो। अब आपने माल खरीदा वापस बेचने के लिए तो आपको क्रेडिट देगी, लेकिन अगर आपने माल खरीद के खुद ही इस्तेमाल कर लिया तो आप बिजनेसमैन थोड़ी ना हुए, फिर तो आप अपने पास कंज्यूमर बन गए। कंज्यूमर को कोई रिफंड नहीं मिलता भाई। तो जितना आपने GST पहले दिया था वो GST अब यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। इसकी वैल्यू डालेंगे। गुड्स अपने पास यहां पे है 25,000 के, और इस पे 6-6% अपन लगा देंगे। 25 का 6-6% 1,500, तो ये आपके पास 28,000 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा हो कि आपने कोई माल खरीदा लेकिन वो माल चोरी हो गया या वो माल आपने खुद इस्तेमाल कर लिया, ऐसे सब केसेस के अंदर आपका जो भी ITC होता है वो कैंसिल हो जाता है। और ITC कैंसिल होने का मतलब है कि जो इनपुट GST पहले आपने डेबिट किया होगा, अब आप उसी इनपुट GST को क्रेडिट करके दिखा दोगे, क्योंकि अब ये ITC आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ लिख लो, ITC नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फोर्थ है मशीनरी परचेज करी ब्राइट इंडस्ट्री से 2 लाख की। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, पहली बात तो ये गुड्स है ही नहीं, ये मशीनरी है, तो यहां पे मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए।
बेटा जर्नल में ना नंबर सिर्फ तब मिलते हैं जब पूरी जर्नल एंट्री ठीक हो। अगर जर्नल एंट्री हल्की सी भी गलत हो गई तो जीरो है वो। बेसिकली मान लीजिए ये एंट्री है, थर्ड वाली एंट्री, इसमें ड्राइंग्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी ठीक लिखा होना चाहिए, फिर उनकी वैल्यू भी ठीक लिखी होनी चाहिए। अगर गलती से एक वैल्यू भी गलत है, कोई एक जीरो कम है, कोई ड्राइंग्स की जगह कुछ और लिख दिया, ये जीरो हो जाएगा। फिर आप जर्नल एंट्री में आधे मार्क नहीं लोगे, जर्नल एंट्री में पूरे ही मार्क मिलते हैं। तो ध्यान रखें, अगर वो मशीनरी बोल रहा है तो ये गुड्स नहीं है, आपको मशीनरी लिखना है। मशीनरी आपने परचेज करी है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की मशीनरी है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है, इस पर भी टैक्स लगाएंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये आपके पास 9% है, तो 2 लाख पे 9% यानी 18। आगे पढ़ेंगे। फिर कह रहा है अपने पास 1 लाख रुपए इमीडिएटली दे दिया, बैलेंस आपको 2 महीने बाद देना है। ठीक है भाई, 1 लाख इमीडिएटली दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, 1 लाख इमीडिएटली दे दिया। बैलेंस हम 2 महीने बाद देंगे तो उसमें आदमी का नाम लिख देंगे। हमने ये खरीदा था ब्राइट इंडस्ट्री से, तो ब्राइट इंडस्ट्री का नाम लिख देंगे। 236 की पेमेंट करनी थी, 1 लाख दे दिया तो 136 की पेमेंट 2 महीने बाद करेंगे। इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। दिस वॉज फॉर 4 मार्क्स। ब्राइट इंडस्ट्रीज, जिस आदमी से परचेज करा उसका नाम। ओके, इसी में एक 5th पार्ट और लिख लो, एक एक्स्ट्रा पार्ट, ये आपको मैं बता रहा हूं, एक ये पार्ट भी लिख ले 5th पार्ट, थोड़ा एडवांस। वैसे ये जो हमने क्वेश्चन करा अभी, ये आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपके स्टडी मैट का, बट खैर ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो 1-2 इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला लिखे, सोल्ड गुड्स टू निपुण रुपीस 1,12,000 के, इंक्लूडिंग 6% CGST एंड 6% SGST वाया कैश। आपने निपुण को माल बेचा 1,12,000 का, इंक्लूडिंग 6% CGST, 6% SGST वाया कैश। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इंक्लूडिंग। अब देखो, पहली बात तो मैं निपुण को माल बेच रहा हूं और कैश पे बेच रहा हूं, तो कैश आना चाहिए। तो पहली एंट्री को नॉर्मल लिख लेंगे, कैश टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, ये एंट्री बनेगी। अब झोल ये है कि 1,12,000 रुपए जो इसने दे रखे हैं, वो इसने जीएसटी बीएसटी सब मिला के दे रखे हैं। हमें ये नहीं पता इसमें ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये नहीं पता। तो कभी कभार परिस्थिति ऐसी भी होती है कि आपको जीएसटी इंक्लूड करके दे देता है। आज से पहले जितने क्वेश्चन हमने करे, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था, हर बार हम लगा रहे थे, हर बार हम चेक करके लगा रहे थे। इस पर्टिकुलर सवाल में उसने जीएसटी इंक्लूड करके दे दिया। अब इसको निकाले कैसे? देखो, किसी भी चीज की टोटल वैल्यू 100% होती है। अगर मैंने उस पर 6% टैक्स लगाया और फिर से 6% टैक्स लगाया, तो आज की तारीख में उस चीज की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 112%। आपने क्या करना है, ये जो टोटल वैल्यू दे रखी है 1,12,000, आपने उसको इस टोटल 112% से डिवाइड करना है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, 112 अपॉन 112, परसेंटेज का साइन हटा, इंटू 100 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 लाख निकल कर आएगा। इसका मतलब कि यहां पे जो आपके गुड्स की वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख। अब अगर आपके गुड्स की वैल्यू 1 लाख है और 1,12,000 आपको टोटल पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको 12,000 का जीएसटी मिल रहा है, और 12,000 का जीएसटी 2 पार्ट में टूट के इक्वल इक्वल मिलेगा। तो सोचो, इसका जीएसटी कितना मिलेगा? 6,000, और इसका भी कितना मिलेगा? 6,000। आया सोने? पक्का? हम लोगों ने जब गुड्स बेचे, 1,12,000 टोटल वैल्यू हमें मिली, तो वो तो हम यहां पुट कर देंगे। ये वैल्यू मुझे पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं। अब आज से पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, गुड्स की वैल्यू देता था तो मैं टैक्स लगाता था। इस क्वेश्चन में उसने मुझे टोटल वैल्यू दे दी। अब जब कभी भी टोटल वैल्यू दी होती है तो आपको ऐसे सोचना है कि टोटल चीज हमेशा 100% होती है। अगर मैं उस पर 6% टैक्स लगा दूं और फिर से 6% टैक्स लगा दूं, तो वो चीज 112% बन गई। तो आपको जो टोटल वैल्यू दे रखी है, आप उस टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दो इस टोटल परसेंटेज से। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 1 लाख आएगा। ये 1 लाख आपके गुड्स की वैल्यू आएगी। अब अगर 1/12 में से 1 लाख गुड्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब 12,000 का जीएसटी है, और अगर 12 का जीएसटी 2 पार्ट में टूट रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो इसका कितना मिलेगा? 6, और ये भी कितना मिल जाएगा? 6। ओके, इस वाले पार्ट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंक्लूडिंग जीएसटी वाले पार्ट आजकल पेपर में दिखाई दे रहे हैं।
आपकी बुक के अंदर ये थोड़े कम है, लेकिन कभी ऐसे आ जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे एक मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, ये आप करके देखो। मान लो ये आ जाता 6 पार्ट। सपोज करें ऐसा होता, परचेज्ड गुड्स इंक्लूडिंग 12% IGST at rupees 67,200, 40% payment immediately received and 10% cash discount allowed। इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाएं, immediately paid and 10% cash discount is received। 10% कैश डिस्काउंट हमें मिल गया। तो आपने गुड्स परचेज करे, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट होगा, इसके ऊपर IGST लगा है तो यहां पे लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। इसमें आपने कुछ पेमेंट हाथ के हाथ कर दी तो टू कैश अकाउंट, जो पेमेंट आपने हाथ के हाथ करी उस पर आपको डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और जो आपकी पेमेंट अभी भी बची हुई है वो आपको करनी बाकी है, उसके लिए आप लिख सकते हो क्रेडिटर। क्रेडिटर लिख दो, सप्लायर लिख दो, वेंडर लिख दो, बात एक ही है। क्रेडिटर, सप्लायर, वेंडर एक ही चीज है। अब इसको अपने पास जो सॉल्व कर लेते हैं। देखो जी 67,200 के अंदर टोटल वैल्यू है, इसमें 12% GST जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई चीज टोटल 100% है और उसमें 12% GST जुड़ा हुआ है तो ये भी 112% हो गया। आप 67,200 को 112% से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 60,000। ये बात देख ले। अब 60,000 जो वैल्यू, इसका मतलब है वो गुड्स की वैल्यू है। अब गुड्स की वैल्यू अगर 60,000 है तो इसका मतलब GST की वैल्यू 7,200 होगी। ओके, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई 60,000 की चीज है, इसमें 7,200 रुपीज अपने पास जुड़ गए तो ये हो गया 67,200। अब सामने वाले आदमी को हम लोग 40% पेमेंट जो है वो हाथ के हाथ कर रहे हैं। 40% पेमेंट हम लोग हाथ के हाथ कर रहे हैं, तो 67,200 का जरा 40% निकाल लो जी, कितना? 26,880 हम ये पेमेंट इसको कर रहे हैं, तो और 60% कितना बचेगा वो निकालें, कितना? 40,320 ये बचेगा। तो जो देना बाकी है वो तो क्रेडिटर में डाल दो, 40,320। जो देना बाकी है वो तो क्रेडिटर में 40,320। अब जो हम दे रहे हैं 26,880, इस पे हमें 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। गौर करना जरा इस बात पे, जब कभी भी आप अपने पास कैश डिस्काउंट निकालते हैं तो कैश डिस्काउंट टैक्स जोड़ने से जो पहले वाली वैल्यू होती है उस पे निकलता है। टैक्स जोड़ने से पहले वाली वैल्यू, ध्यान रखना, टैक्स जोड़ने से पहले वाली वैल्यू। अब जो टैक्स जोड़ने से पहले वाली वैल्यू यहां पे है वो कितनी है अपने पास? 60। लेकिन 60 तो पूरी है, हम खाली पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 40। तो देखो कैसे निकलेगा, 60,000 की चीज है, हम उसमें से मात्र 40% पेमेंट कर रहे हैं, तो 60 का 40% 24,000, और उस 24,000 पे भी कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 2400। तो ये 2400 का डिस्काउंट हटाने के बाद आप जो पेमेंट करोगे वो कर दोगे, ये माइनस कर लेना, 480, 24,480, ये आप अपने पास जो है पेमेंट करोगे कैश पे। इसको यहां पे लिख के दिखाएंगे, डिस्काउंट हम लोगों को मिल गया 2400 और यहां पे लिखेंगे 24,480, ये हमने पेमेंट कर दी। दो खास बातें फिर से देखो, आप जब अपने पास 60,000 की चीज में 7200 टैक्स जोड़ रहे हो तो ये 67,200 रुपए बन गया। अब इसका 40% आप अभी पे कर रहे हो, 60% अभी आप पे नहीं कर रहे, तो पहले 60% निकाल के ये अमाउंट क्रेडिटर में डाल दो कि अभी भी पे करना बाकी है। अब जो 40% आप पे करने वाले हो तो 26,880 का बिल बनता है, लेकिन इसमें से आपको 10% कैश डिस्काउंट मिल गया। मेरे भाई जब भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा तो कैश डिस्काउंट टैक्स से पहले वाली वैल्यू पे लगाना है, क्योंकि अगर तुमने इस वाली वैल्यू पे डिस्काउंट लगा दिया 67,200 में, तो आपने तो सरकार के पैसे में से भी डिस्काउंट दे दिया। भाई आप कौन होते हो सरकार के पैसे में से डिस्काउंट देने वाले? आपको अगर डिस्काउंट देना है तो आप अपने पैसे में से दे सकते हो, तो अपना पैसा अपने पास कितना है? 60 में डिस्काउंट दे सकते हो। अब एक खास बात, सर 60 पे सीधा 10% क्यों नहीं लगाया? भाई 60 में से मिल सिर्फ कितना रहा है या पे सिर्फ कितना हो रहा है? 40%। तो डिस्काउंट भी सिर्फ कितने पे देके चलेंगे? 40%।
तो पहले 60 का 40% हो गया 24, फिर 24,000 पे 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2400। इसको माइनस कर देंगे अपने पास तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,480। इस वैल्यू को लिखेंगे यहां कैश में, ये डिस्काउंट मिल गया, ये देना बाकी है, टोटल इतना देना था। ठीक है भाई, पक्का? इस वाले पे भी EQ लगा लो। चलो, दिस वाज जून 24 का पेपर अपने पास। चले और देखें, अब है सितंबर 24 का पेपर। लिख लिया? आइए, सितंबर 24 का पेपर। इसमें आपसे कह रहा है रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो आपको इनको सबको रेक्टिफाई करना है। 4 मार्क का सवाल है, 4 एंट्री दे रखी है, आपको इन गलतियों को ठीक करना है। अगर आपने आरओई चैप्टर की वीडियो देख ली है तो आरओई में हमने पढ़ा है कि 3 तरह की स्टेज होती है, एक स्टेज 1, एक स्टेज 2, एक स्टेज 3। स्टेज 1 मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले, स्टेज 2 मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनल अकाउंट से पहले, और स्टेज 3 फाइनल अकाउंट के बाद। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो ये स्टेज नंबर 2 है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा स्टेज नंबर 2 का क्वेश्चन होता है। आइए, पहला कह रहा है गुड्स 500 रुपए रिटर्न बाय मिस्टर ए। ए ने ये गुड्स हमें रिटर्न करे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो है सेल रिटर्न बुक की ये एंट्री है, हमने गलती से इसको सेल डे बुक के अंदर डाल दिया और कह रहा है पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान देना कैसे, एक आदमी गुड्स रिटर्न कर रहा है सितंबर 24, इसमें कह रहा है कि एक आदमी गुड्स रिटर्न कर रहा है तो एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न टू ए, ये एंट्री होनी चाहिए। ये कितने गुड्स वापस कर रहा है 500, लेकिन हमने इस एंट्री को सेल्स बुक में डाल दिया, मतलब हमने ये मान के एंट्री पास कर दी कि हमने ए को माल बेचा है। हमने सेल रिटर्न टू ए करना था पर हमने कर दिया ए टू सेल्स। पहले तो ये, फिर आगे पढ़े, कह रहा है पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब है क्रेडिट ऑफ हिज मतलब ए की बात हो रही है, कह रहा है वहां से मैंने ए को क्रेडिट कर दिया 500। ऐसे एरर्स को बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनिंग एरर। अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर आपको ये लास्ट लेक्चर के अंदर बताया होगा कि ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग एरर्स होते हैं, जहां पर क्या होता है कि एक एंट्री करनी थी, आपसे बोलेगा कि कोई दूसरी एंट्री हो गई और फिर एक एक्सप्लेनेशन दे देगा कि भैया दूसरी एंट्री गलत करने के बाद मैंने ए को क्रेडिट करा। तो इसका रूल ये होता है, अगर ये कह रहा है कि ए को क्रेडिट करा तो मैं मान के चलूंगा कि ये डेबिट नहीं करा, क्योंकि एक टाइम पे दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कॉइन उछालो और मैं आपको बोलूं कि भैया हेड आया, फिर एकदम 2 सेकंड बाद मैं बोलूं कि नहीं 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 हेड नहीं आया टेल आया, तो आप मेरी जो मैंने बोला टेल वाली बात आप उस पर ज्यादा भरोसा करोगे, आप पुरानी बात पे भरोसा नहीं करोगे। यानी कि अकाउंट्स के अंदर भी हम लेटेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे भरोसा करते हैं। उसने कहा कि पहले ये हो गया था, फिर उसने कहा कि ये हो गया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस वाली बात पे भरोसा करूंगा, इस वाली बात पे मैं भरोसा नहीं करूंगा। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना था और ये बेफालतू में हो गया है, तो इसको ठीक करना है। कैसे करेंगे देखें, ए को क्रेडिट करना था, ए क्रेडिट हो रहा है तो ए में कोई गलती नहीं है। सेल रिटर्न को डेबिट करना था, डेबिट कर देंगे। ये सेल्स अपने पास बेकार में क्रेडिट हुआ, सेल्स को भी डेबिट करेंगे और टोटल मिला के नीचे अपने पास आ जाएगा सस्पेंस। तो एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस, नरेशन एक ही आ जाएगी बीइंग एरर रेक्टिफाइड। हमारा जो एरर है वो रेक्टिफाई हो गया। आपने एग्जाम में सिर्फ इतना ही दिखाना है बेटा, ये सिर्फ आपका रफ वर्क है, ओनली रफ वर्क। तो यू जस्ट नीड टू शो दिस मच, सेल रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस। सस्पेंस इसलिए कि ए के अकाउंट में कोई गलती ही नहीं हुई, अगर ए के अकाउंट में गलती होती तो उसको ठीक करते, पर नहीं हो रही है तो हमें उसको ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब कभी रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन करें तो आपकी आंसर शीट के पीछे जो लास्ट पेज होता है वो रफ वर्क होता है, आप उसमें रफ वर्क कर सकते हो, नहीं तो आपकी आंसर शीट में आप साइड में कॉलम बना के उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, इसका रफ वर्क अगर नोट करना है तो नोट कर लो। रफ वर्क नोट कर लो इसका।
हो गया भाई? आइए बी पार्ट। बी में देखें, 250 रुपए एंटर्ड इन सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ आर हु रिटर्न गुड्स। कह रहा है कोई सेल रिटर्न की एंट्री है, दोबारा देखेंगे, एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न टू आर 250 रुपए की एंट्री, लेकिन यहां पे पढ़े इसने बोला कि हमने ये पोस्ट कर दिया डेबिट में आर के अकाउंट में। इसका मतलब गलती सिर्फ आर के अकाउंट में है, आर को क्रेडिट करना था पर हम गलती से आर को डेबिट करके बैठ गए वही 250 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक भी इसी को करना है। ठीक कैसे करेंगे? आर को क्रेडिट करना था 250 से तो ये तो करेंगे, और आर बेफालतू में डेबिट हुआ तो उसको भी 250 से क्रेडिट करेंगे, यानी टोटल जो आर क्रेडिट होगा वो कितने से होगा? 500। ऊपर आ जाएगा अपने पास सस्पेंस, यानी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू आर, ये इसकी एंट्री बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू आर। जब गलती सिर्फ आदमी के अकाउंट में तो ठीक भी सिर्फ उसी को करेंगे। हो गया? सी पार्ट, और देखिए बेटा, सी पार्ट कहता है एक सेल 700 रुपए की है, एक सेल 700 रुपए की है, ये क्यू को करी, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, लेकिन गलती से डेबिट में कर दी एस के। देखो अगर हम क्यू को सेल्स कर रहे हैं तो एंट्री होनी चाहिए क्यू टू सेल्स। ये 700 रुपए की सेल है, ये एंट्री होनी चाहिए, पर क्वेश्चन में पढ़ें आपने गलती से डेबिट कर दिया एस को, वो भी 70 से, तो ये कह रहा है कि एस लिख दिया गलती से 70 से। सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी क्लास है? एग्जीक्यूटिव नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एक बार मैम से बात कर लो, या तो वहां हो रही होगी या फिर थर्ड फ्लोर पे हो रही होगी, एक बार बात कर लो। Q2 सेल्स एंट्री अपने पास जो है ये होनी चाहिए थी, Q को डेबिट करना चाहिए था, पर हमने Q की जगह S को डेबिट कर दिया। अब आप में से कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर ऐसा कहां लिखा है कि Q की जगह पे S लिखा है, तो भाई गलती भी लाजमी है। गलती में यह चीज ध्यान रखनी है कि आदमी के नाम की जगह ही आदमी का नाम लिखा होगा, या सेल की जगह पर ही सेल रिटर्न लिखा होगा, ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली ये जो Q है, मैंने Q की जगह S लिख दिया है, ये 700 से करना था, ये 70 करना था। ठीक करने का तरीका होगा, Q को डेबिट कर देंगे 700 से, क्योंकि करना था, S बेकार में डेबिट हो गया तो S को क्रेडिट कर देंगे 70 से। अब ये डिफरेंस बच रहा है, तो डिफरेंस अपने पास आ जाएगा सस्पेंस, 630 रुपए का डिफरेंस यहां पे सस्पेंस में आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी Q टू सस्पेंस टू S, दिस वुड बी द एंट्री। हमने Q को माल बेचा, एंट्री होनी चाहिए थी Q टू सेल्स। इस चैप्टर के लिए जर्नल आना बहुत जरूरी है, अगर जर्नल नहीं आता तो दिक्कत होगी। Q टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए थी। अब इसने इसमें बोला कि आपने इस एंट्री को पोस्ट कर दिया, मतलब लिख दिया डेबिट में S के 70 से, तो ये कह रहा है कि S डेबिट हो गया 70 से। इसका मतलब ये कह रहा है कि Q डेबिट होना था पर Q की जगह पे S डेबिट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक करने का तरीका, Q को डेबिट करना था, डेबिट कर दो, S बेकार में डेबिट हुआ तो S को क्रेडिट कर दो, पर ये मैच नहीं कर रहा तो नीचे यहां पे सस्पेंस डाल देंगे 630, इस तरह से। और देखें फोर्थ लास्ट पार्ट, फोर्थ वाले पे EQ लगा लेना, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। कह रहा है टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश बुक 350 पोस्ट नहीं करा। ये कह रहा है डिस्काउंट अलाउड का कॉलम का टोटल पोस्ट नहीं करा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, आपने ये एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस पोस्ट नहीं करा तो पोस्ट कर देंगे। अब हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था तो डेबिट कर देंगे, नीचे यहां पे करने के लिए कुछ नहीं है तो नीचे यहां पे आ जाएगा सस्पेंस, एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। डन।
दिस वॉज सितंबर 24 का पेपर। और देखें, इसके बाद पेपर है जनवरी 25 का। आप लोग अपने एग्जाम से एक बार पहले जनवरी 25 का पेपर अपने हाथ से पूरा सॉल्व कर लेना। ये पेपर का लेवल थोड़ा बाकी पेपर के लेवल से ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस अपनी बढ़िया करना चाह रहे हो तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए जनवरी 25 का पेपर इज अ गुड पेपर, अगर आप करना चाहे तो। चले बाकी खैर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, इसमें कह रहा है कि सेल रिटर्न बुक बनाइए के एन को की। इनका काम रेडीमेड गारमेंट्स का है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले जब मैंने आपको रिवाइज करवाया था मिसलेनियस टॉपिक्स, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था सब्सिडरी बुक ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। कभी परचेज बुक बोल देगा, कभी आपको सेल बुक बोल देगा। इसमें उसने सेल रिटर्न बुक बोला। तो ना एक दो रूल्स हैं, जरा वो रूल्स पहले कहीं पे लिख लेना। ये आपको क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जनवरी 25 क्वेश्चन नंबर 1 का सी। देखो ये रूल क्या है, बड़ा बेसिक सा अकाउंट्स का रूल है कि अगर आपने सेल ट्रेड डिस्काउंट पे करी और अगर आपने सेल जीएसटी पे करी तो पक्की बात है कि सेल रिटर्न के टाइम पर भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा और सेल रिटर्न के टाइम पर भी जीएसटी लगेगा। ये आपको बोलेगा नहीं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैं किसी आदमी को माल ट्रेड डिस्काउंट पर बेचता हूं तो माल वापसी आने पर भी ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल होगा। अगर मैं किसी आदमी को माल जीएसटी पर बेचता हूं तो माल वापसी आने पर जीएसटी भी कैंसिल होगा। यह बताएगा नहीं, यह तुम्हें ध्यान रखना है। लेकिन कभी ऐसा हो कि माल बेचने पर तुमने कोई चार्जेस वगैरह जो हैं वो चार्ज करे, जैसे मान लो डिलीवरी चार्ज या कोई मान लो पैकिंग चार्ज, भैया रिटर्न के टाइम पे ये नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या है कि जब तुम माल बेच रहे हो ट्रेड डिस्काउंट पे, वापसी भी ट्रेड डिस्काउंट। तुम बेच रहे हो जीएसटी पे, वापसी भी जीएसटी। लेकिन अगर तुमने बेचते टाइम पे कोई चार्ज वार्ज अपने पास लिया था तो ये अपने पास रिटर्न के टाइम पे कैंसिल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि सामने वाला जो आदमी अपने पास है ना, वो क्या करेगा, शिपमेंट का जो पैसा अपने पास है वो उसने ले लिया है तो वो रिटर्न बुक में दिखाता नहीं। बट कभी कभार आपको रिटर्न बुक में स्पेसिफिकली लिख कर देगा, स्पेसिफिकली बताएगा कि भैया चार्ज लगाना है तो लगा देना। तो इसके साथ ऐसे लिख लो, ओनली इफ स्पेसिफाइड। अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई करा होगा सिर्फ तब ये करेंगे, ओनली इफ स्पेसिफाइड। ये सेम काम आपका परचेज में भी होगा। अगर आपने परचेजेस भी ऐसे करी तो परचेज रिटर्न में भी यही होगा। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट सेल परचेज में लगा है तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में भी लगेगा। जीएसटी लगा है तो यहां भी लगेगा। चार्जेस यहां लगे हैं तो यहां चार्जेस सिर्फ तब लगेंगे जब बोला जाए, नहीं बोल रहा नहीं लगाएंगे। आइए इसका फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट से। लिखेंगे सेल रिटर्न बुक। मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा आपको डिटेल्ड फॉर्मेट बता रहा हूं। सजेस्टेड आंसर में इतना डिटेल फॉर्मेट नहीं बताया गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बनवा रहा हूं ताकि रिवीजन करते टाइम आपको ध्यान रहे। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स। सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट नोट से, तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट बेसिकली एक तरह का प्रूफ है जो कि आप सेल रिटर्न बुक जब बनाते हो तो उसमें इसका ये प्रूफ आपको लगाना होता है। फिर एलएफ, फिर डिटेल्स, फिर आपको लिखना है सेल्स वैल्यू, क्योंकि सेल रिटर्न की बात हो रही है तो सेल वैल्यू। फिर सेल वैल्यू के बाद यहां पे 3 कॉलम, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी लगता है और फिर अंत में टोटल आता है। आपका जो आंसर्स जो स्टडी मैट के हैं उसमें ये लोग ये जीएसटी का कॉलम नहीं बनाते, पर मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आपके सजेस्टेड आंसर में उन्होंने क्या कर रखा है कि सीधा डिटेल्स के बाद ये टोटल वाला कॉलम दिखा रखा है। टोटल मतलब बीच में सेल वैल्यू, बीच में ये टैक्स पैक्स, ये सब गायब। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूं। अच्छा, सेल रिटर्न बुक में खाली वही बुक्स वही एंट्री रिकॉर्ड होंगी जिसमें माल किसी ने हमें वापसी किया जो हमने उसको उधार पे बेचा था। किसी को आपने कोई माल बेचा और उसने आपको वापसी कर दिया उधार वाला माल, तो इसमें रिकॉर्ड होगा। ध्यान रहे, उधार होना चाहिए और माल होना चाहिए, उधार भी और गुड्स भी। कैसे करना, ये पूरा जो क्वेश्चन है दिसंबर के महीने का है, तो आप यहां पे लिख देना स्टार्ट में दिसंबर 24, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। अब दिसंबर 24 में ये पहली एंट्री 6 तारीख को है। रिटर्न मिला आर स्टोर से 30 शर्ट 300 की, 15 ट्राउजर ये, और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। तो नाम लिखेंगे अपने पास आर स्टोर। जो भी रिटर्न मिला उसका हिसाब लिख देंगे। 30 शर्ट मिली, 15 ट्राउजर मिले। 30 शर्ट 15 ट्राउजर एड जितने जितने रुपए का हिसाब मिला, 300 और 500, 300 500, इसकी वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट में डाल देंगे। 30 शर्ट 300 रुपए की, आ जाएगा 9000 डिटेल्स में।
15,500 के मुताबिक ये आ गया 7500, टोटल माल मिला वापसी 16,500 का। इस पे माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 8%। ट्रेड डिस्काउंट 8% की क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। यहां पे जीएसटी बीएसटी कुछ भी नहीं है। अगर जीएसटी होता तो मैं उसको लिख के बता देता हूं कि कैसे लिखना है, पर अभी के लिए नहीं है तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट 8% पहले इसका निकाल लो, ये कितना आता है 1320। इसको माइनस कर दो, कितना बनेगा 15,180। अब थोड़ा ध्यान देना, आप मत लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो जीएसटी होता, सीजीएसटी होता, एसजीएसटी होता, जस्ट एज्यूम होता, लेट्स से ये 10% होता, तो मैं यहां पे लिखता 1518, यहां लिखता 1518 और ये टोटल करके यहां लिख देता। फिर सेल वैल्यू में जो वैल्यू आती वो आती ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू ये है 15,180। जीएसटी में जीएसटी की वैल्यू आती, जीएसटी में जीएसटी की वैल्यू, आईजीएसटी लगाया नहीं, फिर इन सबको टोटल करके जो टोटल वैल्यू होती वो यहां लिखते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्योंकि ये जीएसटी है नहीं, तो हमें इसको लिखने का कोई भी मतलब है नहीं। आप चाहो तो अपने पास जीएसटी होगा तो इसका कॉलम बना के लिख दीजिएगा, पर क्योंकि नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, सीधा 15,180 आया तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू यहां पे, ना ये लगाया ना ये लगाया ना ये लगाया, तो टोटल 15,180 आ गया, ये खत्म। इसीलिए आपका आईसीआई क्या करता है, वो सीधा टोटल कॉलम बना देता है, क्योंकि उसको पता है कि बीच में एक आध चीज जो है खाली रह जाती है, तो उसको बनाता ही नहीं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो, इट्स अप टू यू। और देखें, अब 6 तारीख की एंट्री के बाद है 12 तारीख की एंट्री। मॉडर्न टेलर ने रिटर्न करा, जो कि हमने इनको कैश पर बेचा था, ये रिकॉर्ड नहीं होगा बेटा। कैश वाली कोई भी चीज होती है कैश बुक में जाएगी, यहां पे नहीं आने वाली, तो धक्का देंगे इसको। 16 तारीख को रिटर्न मिला तुलिप स्टोर से, इसको लिख देंगे। ये 6 की एंट्री, ये 16 की एंट्री, यहां लिखेंगे तुलिप स्टोर। इनसे रिटर्न आया है 12 टी शर्ट 100 रुपए की, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1200, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1080। यहां पे भी 1080, ये कुछ नहीं है तो ये टोटल 1080। नीचे अपने पास जो टोटल कर देंगे। दिसंबर की लास्ट डेट होती है 31, डेट के कॉलम में आएगा दिसंबर की लास्ट डेट। सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, तो लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, बाकी टोटल कर देंगे। 15,180 और 1080, ये जोड़ लेना भाई, कितना बनता है ये जोड़ लो। 15,180 1080 17,260, यही है ना। अबे अच्छा, 17 कौन बोल रहा है भाई, 17 सुनाई दे रहा था। चलो ठीक है, 16,260, ये भी 16,260। क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, नीचे एक नोट डालेंगे, नोट के मार्क्स होंगे। हम लिखेंगे एंट्री ऑन, ये ध्यान दो, ये 12 वाली, हम क्वेश्चन में उसको बताएंगे कि हमने एंट्री 12 वाली क्यों नहीं रिकॉर्ड करी। तो एंट्री ऑन 12 दिसंबर इज नॉट रिकॉर्डेड बीइंग अ कैश ट्रांजेक्शन। ये बात आप पेपर में लिखकर आओगे। अगर आप ये नहीं लिखकर आए तो टीचर सोचेगा कि आपने ये एंट्री छोड़ दी, आप उसे बताओगे भैया छोड़ी नहीं है, यहां पे आएगी नहीं। तो एंट्री ऑन 12 दिसंबर इज अ कैश ट्रांजेक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके जी, दिस वॉज जनवरी 25 वाला पेपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट आया हुआ था। हो गया, आइए। इसके बाद नेक्स्ट मई 25 का पेपर, ये इन्वेंट्री का सवाल आया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। मई 25 क्वेश्चन नंबर 1 का सी, इन्वेंट्री। आओ लिखें,
इस क्वेश्चन पे EQ मार्क कर लो। इन्वेंट्री का क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। देखिए, एक ट्रेडर ने अपने फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च को बनाए हैं और बनाता आया है, लेकिन किसी अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से कोई इन्वेंट्री टेकिंग नहीं हो पाया। इन्वेंट्री टेकिंग मतलब कि 31 मार्च को मैं इन्वेंट्री नहीं निकाल पाया, और ये सिर्फ मैं निकाल पाया 15 अप्रैल को जाके। मतलब इन्वेंट्री निकालनी थी 31 मार्च को, पर 31 मार्च को नहीं निकाल पाया, तो मैंने 15 अप्रैल को जाके इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली, जिसपे इन्वेंट्री की वैल्यू टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज स्टोर। स्टोर का मतलब है जो स्टोर में पड़े हुए हैं। ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे पास जो है 1.5 लाख रुपए निकल कर आया। बेसिकली जो स्टोर के अंदर माल पड़ा हुआ है, तो ये आपका एक तरह का फिजिकल स्टॉक हो गया। फिजिकल स्टॉक मतलब जो माल गोदाम के अंदर पड़ा हुआ है। इसका ऐसे एक चार्ट बना ले, ऐसे चार्ट बना ले। ये जो ईयर है आपके पास, ये ईयर है 31 मार्च 25 को खत्म होने वाला ईयर, तो 1 अप्रैल 24 पे शुरू हुआ होगा, तो ये 24-25 वाला साल है। कायदे से आपको इन्वेंट्री इस दिन पे निकालनी चाहिए, इस दिन पर आपको अपना स्टॉक निकालना चाहिए, पर आप नहीं निकाल पाए। आप आगे गए 15 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन आगे गए। 15 डेज आप आगे गए। 15 दिन आगे जाके डेट आ गई 15 अप्रैल 25, और इस दिन आके आपने अपनी इन्वेंट्री निकाली, ये निकाली। जब आपने ये इन्वेंट्री निकाली तो ये आई 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की। ये इन्वेंट्री वो है जो आपके स्टोर में पड़ी हुई है। स्टोर मतलब बेसिकली फिजिकल स्टॉक की बात कर रहा है, कि आपका जो स्टोर, जो दुकान है, उसके अंदर ये इतना माल पड़ा हुआ है, ये कहना चाह रहा है। यहां पे लिखा हुआ भी है, ये पढ़े, कह रहा है ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन स्टोर केम टू 1.5 लाख। अब इसने बताया फॉलोइंग फैक्ट 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में हो गए। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है, यहां से लेके यहां तक जो ट्रांजेक्शन हुई है, वो ट्रांजेक्शन आपको दे रहा है। सेल हुई है कैश क्रेडिट, परचेज हुआ है कैश क्रेडिट। तो एक आपको सेल दे रहा है, एक आपको परचेज दे रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन में कह रहा है कुछ और एक्स्ट्रा एंट्री, कह रहा है 25 मार्च को, 25 मार्च मतलब है कि 31 मार्च से पहले गुड्स जिनकी सेल वैल्यू 30 है, मैंने उन्हें सेंड किया था सेल और रिटर्न बेसिस पे किसी कस्टमर को। पीरियड ऑफ अप्रूवल 4 वीक्स है। कह रहा है उसने 25% गुड्स रिटर्न कर दिए 12 अप्रैल को, और अप्रूव कर दिया रेस्ट, और कस्टमर को बिल कर दिया था हमने 25 अप्रैल को। अब इसके बारे में बात करते हैं। फिर कह रहा है ट्रेडर ने ऑल्सो गुड्स रिसीव किए थे 10,000 के इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। इसमें से 50% ऑफ द गुड्स सोल्ड हो गए बाय 31 मार्च एंड अदर 25% बाय 15 अप्रैल। कह रहा है ये सेल्स ऊपर वाली सेल में इंक्लूड नहीं है। आगे कह रहा है गुड्स जो सोल्ड बाय ट्रेडर होते हैं वो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पर बिकते हैं। आपसे कह रहा है कि आप असरटेन करो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2025। तो आपसे कह रहा है कि आप ये वाली इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो। अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये यहां से लेके यहां तक का मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बना दूंगा, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होगा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें डाल दूंगा। मेरे पे ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल है, परचेज है, 2-3 ट्रांजेक्शन और है, वो डाल दूंगा। तो जो मेरा ओपनिंग स्टॉक निकल कर आएगा वो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि इस येलो वाले पीरियड का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वही तो ये पिछले वाले पीरियड का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आने वाले पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बना के उससे ओपनिंग स्टॉक निकालने की कोशिश करूंगा। ओपनिंग स्टॉक अगर निकल गया तो वही पिछले साल का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इसको कैसे निकालेंगे देखें। हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च से 1 अप्रैल 25 तक। बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ 15 दिन का। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 अप्रैल का सबसे पहले यहां चीजें लिख के रख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक आता है, यहां पे परचेज आता है, इसके अलावा सेल्स आता है, यहां पे कैश क्रेडिट, यहां पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये लीजिए, यहां पे हमारा जीपी आता है। ऐसे लिख के रख लीजिए।
ध्यान रहे हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये ओपनिंग स्टॉक। जैसे ये मेरा निकल जाएगा, इस पीरियड का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वही पिछले दिन का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। आइए शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अभी मैंने चार्ट बनाया था, 1.5 लाख। तो पहले यहां पे 1.5 लाख आगे पुट कर दीजिए, दिस इज 1.5 लाख। सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है, सेल्स पुट करेंगे। सेल्स क्वेश्चन में है 70 और 25, 95, या ऐसे लिख दो 70 और 25, ये 95, ठीक है। अब अपने पास जो है इस पे जो जीपी है, जीपी कह रहा है 20% ऑन सेल, तो जीपी निकाल लो, 95,000 का 20%, ये निकालना भी कितना बनेगा, 19, या 19, ठीक है भाई। अब अपने पास परचेज भी गिवन है, परचेज डालो, परचेज है 15 और 25, 40, मतलब ये भी लिख दो 15 और 25, ये 40। अब जितना भी एक्स्ट्रा काम है उसको अपने पास बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मेन है, इसको थोड़ा समझेंगे। चले, जो भी एक्स्ट्रा काम है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, गौर करें। ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं इसकी लैंग्वेज थोड़ी हैवी है, ये बच्चे को क्लियर नहीं होता, तो जब कोई चीज क्लियर ना हो उसका चार्ट बनाएंगे। देखें 25 मार्च को गुड्स जिनकी कीमत 30,000 है, हमने ये किसी कस्टमर को दिए रिटर्न बेसिस पे। ये लो जी, मैं यहां से इसको आपको समझा रहा हूं, ये 25 मार्च है। 25 मार्च को मैंने किसी को गुड्स 30,000 रुपए के दिए, ये सेलिंग प्राइस है, इस आधार पे दिए कि भैया पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं आया तो वापसी कर देना। ये जो मैंने इसको पीरियड ऑफ अप्रूवल दिया है वो 4 हफ्ते का दिया है। तो एक बार को मान ले कि 4 हफ्ते कैसे, भाई 4 हफ्ते का ना मोटा मोटा मतलब 1 महीना है, ये समझ में आ रहा है। हालांकि एग्जैक्टली 1 महीना नहीं होता, पर मेरा क्वेश्चन समझाने के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि 4 हफ्ते मतलब 1 महीना। तो 1 महीना का मतलब ये हो गया, ये पहला वीक, ये दूसरा वीक, ये तीसरा वीक और ये चौथा वीक। तो मैं मोटा मोटा रूप से मान रहा हूं कि 1 महीना। तो 25 मार्च से ये पीरियड ऑफ अप्रूवल लगभग कब खत्म हो जाएगा, 25 अप्रैल। हालांकि एग्जैक्टली 25 अप्रैल पे खत्म नहीं होगा, एक आध दिन ऊपर नीचे होगा, क्योंकि यार 4 हफ्ते का मतलब हो गया 28 दिन। तो मैं 25 मार्च से एकदम 28 दिन काउंट करूं तो आपको समझाने के लिए मैं 25 अप्रैल लेके चल रहा हूं। अब ठंडे दिमाग से बात को सुनिएगा, मैंने इसको 30,000 का माल यहां पर दिया और इस आदमी से मैंने कहा कि भाई साहब अगर तेरे को माल पसंद आ जाए तो मुझे बता दियो, और पसंद अगर नहीं आता है तो भी मुझे बता दियो। इसने क्या करा, गौर करें, ये 4 हफ्ते का पीरियड था, इसने क्या करा, रिटर्न कर दिया 25% ऑफ द गुड्स। कब, 12 अप्रैल को। तो एक बात बताओ, 25% ऑफ द गुड्स इसने वापस कर दिए। तो 30,000 का 25%, बोले तो 7500 का माल इसने क्या कर दिया, वापसी कर दिया। अब बेटा अगर इसने 7500 का माल वापसी कर दिया तो इसके पास आज भी माल कितने का पड़ा होगा, 22,500। इस समझ में आता है। 7500 का माल ही हैज रिटर्न, और रिटर्न भी कब करा है, गौर करें, 12 अप्रैल को उसने रिटर्न करा है। 12 अप्रैल का मतलब है हमारे 15 अप्रैल की तारीख से पहले उसने ये माल रिटर्न कर दिया। बेटा गौर से सोचो, जरा समझ के देखना, शायद ये बात समझ में आए शायद नहीं आए, थोड़ा गौर करो। अगर मैं ये अकाउंट 31 मार्च से 15 अप्रैल तक बना रहा हूं और किसी आदमी ने मुझे 12 अप्रैल को मेरा माल वापस कर दिया, तो क्या इस क्लोजिंग स्टॉक में वो माल जुड़ा हुआ होगा या नहीं जुड़ा हुआ होगा? भाई जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो माल तो पहले ही मेरे पे वापसी आ गया ना। 12 तारीख को जो माल मेरे पे वापसी आ गया वो तो गोदाम के अंदर पहले से ही पड़ा होगा, और अगर वो माल गोदाम के अंदर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो गई है। एक सेकेंड, इसकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो गई है। ये पूरा टॉपिक सीए इंटर में भी है, तो वहां पर भी आप ये पढ़ोगे, बस AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर पढ़ोगे। हाँ बेटा थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इधर देखो बेटा, बेटा यहां देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। बेटा मैं ये कह रहा हूं, ये 12 अप्रैल जो तारीख है ये 15 अप्रैल से तो पहले ही पड़ती है। अब 12 अप्रैल को किसी आदमी ने मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो भैया रिटर्न करने का मतलब है कि वो आदमी मुझे माल वापसी दे गया, तो ये जो माल इसने मुझे यहां वापसी दिया होगा ये 15 अप्रैल की तारीख को मेरे गोदाम में पड़ा होगा।
इस समझ में आ रही है बात कि अगर कोई आदमी मुझे 12 तारीख को माल वापसी कर देगा तो 15 तारीख को ये गोदाम में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो माल 7500 का वापसी करा वो ऑलरेडी इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना। अब ये बताइए अगर 30 में से 7500 माल इसने वापसी कर दिया तो इसके पास कितना माल पड़ा हुआ है? 22500। आगे पढ़ो उसने क्या बोला है, गौर करना। अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 25 अप्रैल। कह रहा है इसने 7500 का माल वापसी करके 22500 का जो माल है वो क्या करा, बोल दिया कि भाई मैं खरीद रहा हूं, लेकिन जो मैंने इस कस्टमर की बिलिंग करी है, बिलिंग का मतलब समझो कि जो मैंने इसका हिसाब बनाया बेसिकली, वो कब बनाया? 25 तारीख को। तो इसका मतलब 15 तारीख तक माल नहीं बिका। दोबारा, उसने हमें जो अप्रूवल दिया वो कब दिया? 25 तारीख को। ये चार्ट देखो, मैं यहां खड़ा हूं 15 अप्रैल, अगर उसने 12 तारीख को माल रिटर्न कर दिया तो इसकी अकाउंटिंग यहां तक हो चुकी होगी। लेकिन मेरे भाई अगर उसने 25 अप्रैल को अप्रूव करा बाकी माल, तो 15 अप्रैल को तो मुझे कोई सपना नहीं आ रहा ना कि वो 25 अप्रैल को माल अप्रूव कर देगा। तो 15 अप्रैल को मैं इसको सेल नहीं मान सकता। 15 अप्रैल को जो ये 22500 का माल पड़ा है, मुझे इसको भी क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो माल अप्रूव नहीं हुआ है। ठंडे दिमाग से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, गौर से मेरी बात को सुनना। मान लो आज का दिन है अपने पास जो मंडे, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई साहब मैं आपको 40,000 रुपए का माल दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो अपने पास रख लो, नहीं पसंद आए तो संडे से पहले पहले लौटा देना। संडे से पहले पहले। आपने मुझे संडे से पहले पहले आज की तारीख में कुछ भी नहीं बताया, ना आपने कहा है कि भैया माल बिका है, ना आपने कहा है अपने पास की जो भाई अप्रूवल का पीरियड है वो खत्म हो गया, तो मैं आज उसको सेल नहीं मान सकता। आज की तारीख में मैं 40,000 रुपए को क्लोजिंग स्टॉक मानूंगा। मान लो कल भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं कल भी 40,000 क्लोजिंग स्टॉक मानूंगा। परसों भी कुछ नहीं बताया, मैं परसों भी 40 क्लोजिंग स्टॉक मानूंगा। मान लो कि थर्सडे को आपने कहा कि अंकित जी 10,000 का माल हमें पसंद आ गया है, तो 10 की तो मैं सेल मान लूंगा। 30 अभी भी क्या पड़ा होगा? क्लोजिंग स्टॉक। मान लो संडे तक आपने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मैं ये मान लूंगा कि अगर आपने मुझे गुड्स ना तो वापस भेजे, ना आपका जो पीरियड अपने पास है वो बचा है, तो मैं पूरा अज्यूम कर लूंगा कि पूरा 40,000 का माल आपको पसंद आ गया है, और 40,000 की मैं क्या रिकॉर्ड कर दूंगा? सेल्स। अब इस क्वेश्चन में इस 15 तारीख को मेरा अकाउंट अपने पास बना है, यहां जो माल उसने रिटर्न करा वो इसमें रिकॉर्डेड है, लेकिन जो 25 तारीख को माल उसने अप्रूव करा भाई वो तो इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। और 25 तारीख को अगर वो माल अप्रूव कर रहा है तो भाई 15 तारीख को तो मुझे मेरे हिसाब से ये माल नहीं बिका हुआ, तो 15 तारीख को ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड होना चाहिए। जब आप इसको क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करोगे, यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तो गौर करना, भूल मत जाना, 22,500 सेलिंग प्राइस है। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो इस 22,500 में से आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है 20% का, वो हटाना पड़ेगा। हटाओ जरा, 22,500 का 20% कितना होता है? 4500 होता है। ये हटाने के बाद ये शायद बन जाएगा 18,000। ये 18,000 यहां पे आएगा। तो कई बच्चे कहते हैं सर आपने 7500 रिकॉर्ड क्यों नहीं करा? अरे भाई वो 12 अप्रैल को आ गया वापसी, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा। सर आपने 22,500 क्यों रिकॉर्ड करा? क्योंकि वो 25 अप्रैल को अप्रूव कर रहा है, तो 15 तारीख को तुम्हें को सपना नहीं आ रहा कि वो माल अप्रूव कर देगा, तुम उसे क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाओगे, और ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये इसका तरीका होगा। अब नेक्स्ट जो अगला अपने पास बोल रहा है उस पर भी आ जाओ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पढ़ो, हिंदी बनाना जरा इसकी। ये वाला पॉइंट देखें, कहता है जी ट्रेडर ने गुड्स रिसीव करे 10,000 के मार्च में, जिसमें से 50% माल उसने बेच दिया। भाई 10 का 50% कितना हो गया? 5। तो अभी भी कितना बचा होगा? 5। फिर कह रहा है 25% इसने और बेच दिया 15 अप्रैल तक। तो 25% ना हमेशा टोटल का, ऐसे समझो 10,000 में 50% बेच दिया, मतलब 5,000 बेच दिया। अब जो 25% है बेटा वो भी 10,000 का ही है, टोटल का यही है, तो ये 2500 भी बिक गया। अब बताओ तो मेरे पे माल बचा कितना होगा? यानी ये माल मेरा अभी भी बिकना क्या है? बाकी है। तो इस माल को भी मुझे किसके अंदर काउंट करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको काउंट करेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे अलग से आगे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट गुड्स, और ऐसे लिख के दिखाओ 10 का माल मिला था, उसमें 50% बिक गया, और कितना? 25% बिक गया, तो आज कितना बचा होगा? 2500। ऐसे बस इसको लिख के दिखा दो। आया? पक्का? अब ये फंडा थोड़ा सा समझना, ये थोड़ा सा आपको जो अपने पास है इस पे स्टार डाल के नोट डालना चाहिए। ये नोट डाल दो जरा इस पे। हमारा सिलेबस ना बड़ा ही अजीब सा बना रखा है। हमारा इंस्टीट्यूट हमसे कहता है कि बच्चे को कंसाइनमेंट नहीं पढ़ाना है, पर कंसाइनमेंट का ज्ञान उसको होना चाहिए। ये भगवान जाने कैसे होगा बच्चे को।
लेकिन ये इसके ऊपर एक नोट है, जरा ये नोट समझना, अगर आप ये नोट समझ लेते हो तो काम आपका आसान हो जाएगा। गौर करना जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और ये कॉमन सेंस के ऊपर है बेटा। कंसाइनमेंट की दुनिया में एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। ऐसा समझ लो कि ये मेन आदमी है, ये एजेंट है, ठीक है। हमारे कंसाइनर ने हमें 40,000 का माल दिया, हम 40,000 के माल में से मात्र 35,000 का माल बेच पाए, तो हमारा कितना माल नहीं बिका? 5। इसका मतलब पक्की बात है 5 क्लोजिंग स्टॉक है जो कि नहीं बिका। ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि 5 क्लोजिंग स्टॉक एजेंट का है या मेन आदमी का है? भैया ये माल मेरा थोड़ी ना था, ये माल तो मेरे को किसी और ने दिया था बेचने के लिए। क्या मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक अपना बोलूंगा या क्लोजिंग स्टॉक इसका होगा? अब देखो मैंने क्या करा यहां पे, मैंने इसे ट्रेडिंग अकाउंट में अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है। बोलो सही करा गलत करा है? गलत है, ये नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर ये माल मेरे पे बचा हुआ है तो ये माल मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जुड़ा हुआ होगा, और क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक में किसी और का माल जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे गोदाम में किसी और का माल पड़ा हुआ है, तो भैया तो गलत बात है ना। हमें इसमें से क्या कर देना चाहिए? इस कंसाइनमेंट गुड्स को 2500 रुपए को माइनस करके दिखाना चाहिए। आप भी ऐसे लिख के दिखाना, ये जो नीचे नोट मैंने लिखा है, नोट मेरे को लिखवाना है। एक और बार सुने, फिर से दोबारा एक और बार गौर करें बेटा। किसी कंसाइनर ने आपको, एजेंट को 40,000 का माल दिया, उसने कहा भाई साहब बेच देना, पसंद आया है बेच देना इसको। आपने 35 का बेच दिया, 5 आपके पास अभी भी गोदाम में पड़ा है। अरे आपके गोदाम में ये आपका माल नहीं पड़ा है, किसी और का माल पड़ा है, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो इससे आपके क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू निकली होगी वो ज्यादा निकली होगी। आपको उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। जब आप इसको कम कर दोगे अपने पास, तो इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में से इसको माइनस करके दिखाएंगे। अब इसका नोट नीचे लिख लो, नोट में ये बात लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट इज नॉट आवर। क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज नॉट आवर, ये हमारा नहीं है, इट इज ऑफ कंसाइनर, ये कंसाइनर का है। देयरफॉर इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम आवर क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक से रिड्यूस होना चाहिए। देयरफॉर इट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम आवर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा खासा चैप्टर हुआ करता था पहले कंसाइनमेंट, निकम्मों ने कंसाइनमेंट चैप्टर ही हटा दिया है और उसकी एडजस्टमेंट आज तक दे रहे हैं। राइट, इनके हिसाब से बच्चा जो पीछे नहीं पढ़कर आ रहा वो कहीं और से पढ़कर आ जाए, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए। पता नहीं क्या सिलेबस बना देते हैं उठा के। ठीक है भाई, चाहे टोटलिंग खेल लो, जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो आंसर हो जाएगा। आ जाओ। तो मेरे भाई ये 95,000 है, ये 1.5 लाख में 18 जुड़ा और 2500 चला गया। ये मैं नीचे इसको एक बार थोड़ा सा और साफ तरीके से बना दूं समझाने के अलावा। देखो जी, ये ओपनिंग स्टॉक हमारा बैलेंस आएगा, परचेज था 40, जीपी कितना लिखा था 19, सेल्स आपने लिखी थी 95। ये क्लोजिंग स्टॉक पे गौर करना बेटा, ये 1.5 लाख दिया हुआ था, इसमें 18,000 जुड़ा जो सेल ऑन अप्रूवल का है, और इसमें से कंसाइनमेंट वाला जो है ये माइनस हो गया 2500। बेटा ये करके बताना कितना आता है? 165500। अब ये टोटलिंग करके बैलेंस निकाल दो। दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना आएगा? अबे 2 आंसर कैसे आ सकते हैं, एक ही तो आएगा। अरे नालायको, मुझे कसम से कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो भैया यहां तो 8% रिजल्ट भी नहीं आता। यहां बच्चे को चलाने के लिए भाला दे दिया, लेकिन भाला पकड़ना ही नहीं सिखाया अपने पास। 2,01,500 आ रहा है निकम्मो आंसर। अब मेरा तो यही आ रहा है, ये तो है निकम्मे। नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप एक चैप्टर छोड़ भी सकते हैं ना, उसको छोड़ के जाना है, वो ज्यादा अच्छा है। ये लो। अब जब इतना समझाने के बाद भी 2 आंसर निकल रहे हैं तो फिर क्या करे आदमी, बताओ। एक चैप्टर तो ये रखना चाहिए कि भैया आंसर कैसे निकालें, एक सब्जेक्ट तो ये रखना चाहिए कि कैलकुलेटर कैसे चलाएं, वो नहीं चलाना आ रहा है। एक मिनट जरा कैलकुलेटर देना जरा, एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा ये सब अपना कैलकुलेटर जरा ये उठाना, जिनके पास कैलकुलेटर है ये
एक मिनट सर, ये उठाना जा कैलकुलेटर, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं भाई। भाई जिसके कैलकुलेटर पे ये 2 बटन हरे हैं ना, ये पेपर में लेके मत जाना। दे लो किसके कैलकुलेटर पे 2 बटन हरे हैं, ग्रीन वाले जिसके कैलकुलेटर पे 2 बटन है, ये वाला कैलकुलेटर। या फिर साफ बताऊं, ये जो केसीओ है, केसीओ, ये कंपनी कैलकुलेटर लेके जाना बस। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये केसीओ के अलावा ना बड़ी सारी कंपनियां हैं। पहली बात तो इनके बटन ही ऐसे हैं, आप 1-2 बार दबाओगे दबते ही नहीं है भैया। देयर इज अ रीजन कि मार्केट में ये कैलकुलेटर महंगा आता है, देयर इज अ प्रॉपर रीजन टू दैट। जो आप बाकी कैलकुलेटर लेकर आ रहे हो, केसीओ के अलावा अपने पास एक सिट्रेन का आता है, एक सिट्रॉन आता है अपने पास, ये ऐसे अलग अलग कंपनियां। भैया सिर्फ केसीओ ले आना, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, ये नहीं होते हैं भाई। अभी इंटर के बच्चे का परसों अपने पास एक कॉल आया हुआ है, वो कैलकुलेटर लेके गया हुआ, उसमें आप ना ग्रीन कलर के बटन है, केसीओ के ना ट्रेडमार्क में चलता है अपने पास। ये जो है, इसकी कीज आप जब प्रेस करोगे और उस कैलकुलेटर की प्रेस करोगे, वो कभी कभार ना की प्रेस हो जाती है, अंदर ही रह जाती है अपने पास। अब आप क्या करोगे, कोई और बटन प्रेस करोगे, वो दबेगा ही नहीं, आपको लगेगा आपकी कैलकुलेशन हो गई, वो काम नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से आपके मैथ्स के पेपर में काफी सारी चीजें आपको सर ने सिखाई होंगी, पावर कैसे निकाले, रेसिप्रोकल कैसे करे, रूट कैसे निकाले, तो इसके लिए कैलकुलेटर अपना सही लेके जाओ। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ केसीओ कैलकुलेटर, प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट भाई, बाकी आपकी मर्जी है, आप जाने। वैसे ही सही कैलकुलेटर से कौन से सही आंसर आ रहे हैं अपने पास, तो ये भी तो समस्या अपने पास, तो गलत लिखे सही लिखे, बात एक ही है। और पेपर में मान लो कोई कैलकुलेटर खराब हो जाए आपका, तो चिंता की बात नहीं है। जिस रूम में आप पेपर दे रहे होगे, उस रूम के बाहर बहुत सारे बैग होते हैं, किसी के भी एक बैग से कैलकुलेटर निकाल लेना। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, यही करना होता है। आप उस टाइम पे सोचोगे समझोगे, चीजें निकल जाएंगी। भगवान ना करे कभी कैलकुलेटर खत्म हो जाए, ये हो जाए, तो हर बच्चा 2 कैलकुलेटर लेकर आता है। बाहर किसी का भी बैग उठा लो, कोई आगे पकड़े आपका बैग है, बोलना हाँ जी हमारा बैग है। उन्हें क्या पता चल रहा है आपका बैग है किसी और का बैग है। एक कैलकुलेटर निकालो और जब हो जाए अपने पास, जिस आदमी का वो बैग है उसको जाके धन्यवाद कर देना, भैया आपने बचा लिया, सिंपल। चलो और देखो, फिर अपने पास है ये सितंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1 का सी। आओ ध्यान दो हरी। सितंबर 25 क्वेश्चन 1 का सी, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, जरा फटाफट से एक बार देख लो कैसे करना है इसको। भैया इसमें परचेज बुक बनाना है। अब परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी आप परचेज बुक बनाओ, तो ट्रांजैक्शन पढ़ के ये चेक कर लो कि यार इसका जो काम अपने पास है वो किस चीज का है। जैसे ये प्लेट बाउल्स ये सब खरीदा है, तो कटलरी का काम है इसका बेसिकली, तो ये गुप्ता एंड कंपनी से ये सब परचेज कर रहा है, तो ये एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। सेकंड देखें, फर्नीचर परचेज कर रहा है। अब भैया फर्नीचर कटलरी में कहां से आ गया, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा और नोट डालना पड़ेगा, ध्यान रहे, बिना नोट के मत लिख देना। आगे फिर परचेज कर रहा है, ये स्पून हो गया, फोक हो गया, ये आएगा, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर अगला परचेज कर रहा है कैश पे, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, और एक ये नीचे अपने पास आ रहा है कुकर। मतलब कुकर आएगा कटलरी के अंदर, आता है कुकर आता है, कटलरी मतलब बर्तन नहीं होता बेटा, बर्तन में कुकर भी आता है अपने पास, तो ये भी समझाना पड़ता है अकाउंट्स के बच्चे को, ये रिकॉर्ड होगा। तो 3 एंट्री रिकॉर्ड होंगी, 2 एंट्री रिकॉर्ड अपने पास नहीं होंगी। ये होमवर्क में डाल लो भाई, ये कर लेना घर पे। सितंबर 25 क्वेश्चन अपने पास जो है 1 का सी। आओ इसको देखो जरा फटाफट से। इसके बाद जनवरी 26 क्वेश्चन नंबर अपने पास जो 1 का सी, अगेन जीएसटी। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी आपका जीएसटी ही आएगा क्वेश्चन 1 के सी में। देखिए भाई 4 एंट्री पास करनी है। अभी अभी हाल ही में आपने जीएसटी की एंट्री की थी, जरा आ जाओ, शुरू हो जाओ, कर सकते हो आप लोग। आओ जनवरी 26 क्वेश्चन 1 का सी, आओ जरा ट्राई करो, हरी आ जाओ। कह रहा है भाई परचेज गुड्स फ्रॉम रामसन्स 20,000 के एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%, सीजीएसटी एजीएसटी 9%, 10,000 इमीडिएटली दे दिया, बैलेंस 2 महीने बाद। चलो शुरू करो, हरी अप। बोले नहीं, शुरू करें जरा फटाफट से, हरी अप। लगाओ दिमाग। सबसे पहले परचेजेस 20,000, इसके बाद है अपने पास जो है अच्छा 20 में ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो 20 में ट्रेड डिस्काउंट हटा के 18,000, ये आ जाएगा 18,000। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 9% 1620 ठीक है भाई, ये आ रहा है 9%, एक बार चेक कर लो। अब इसमें से 10,000 आपने हाथ क्या दे दिए, तो टू कैश 10,000,
और जो बाकी पैसा है वो रामसेंस को भी दिया नहीं है, देना बाकी है, ये बैलेंस इसमें आ जाएगा 11,240, ये अपने पास में आ जाएगा। चलो अगला सेकंड, हरी अप। चलो नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज। अभी मैंने आपको सिखाया था, जब भी कभी आप कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लो तो ड्रॉइंग्स टू परचेज होगा और नीचे ही जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, वैल्यू दे रखिए गुड्स की 10,000 9%। चलो जी 10,000 9%, 900 900, ये आ जाए 11,800। ठीक है भाई। और देखें, मशीनरी परचेज करी 52,500 की इंक्लूडिंग आईजीएसटी। आओ जरा करो, इंक्लूडिंग आईजीएसटी लगाओ दिमाग। मशीनरी परचेज करी 52,500 की इंक्लूडिंग आईजीएसटी और चेक दे दिया। क्या 50,000 बेटा? ये लो मशीनरी, इनपुट सीजी, इनपुट आईजीएसटी, खाली एक आईजीएसटी है और 2 अपने पास जो है बैंक, भाई चेक दे दिया था। तो ये टोटल 52,500 है बेटा। 52,500 को डिवाइड करेंगे 105% से, 105 आया समझ में? टोटल हमेशा 100 होता है, उसमें ये 5% अपने पास है, तो 100 में 5% जुड़ गया 105। ये डिवाइड करो, ये 50 आ गया। तो 52,500 में से ये 50 है तो 2,500 का आईजीएसटी हो जाएगा। ओके, और नीचे क्रेडिटर नहीं आएगा, बैंक आएगा क्योंकि चेक दे दिया। डन। चलो और लास्ट देखो, आखिरी ये पढ़े। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, रिटर्न टू विनोद। ये गुड्स परचेज किए थे सीजीएसटी एजीएसटी पे, गुड्स वापसी कर दिए विनोद को। गुड्स वापसी कर दिए विनोद को, हम विनोद नहीं है, विनोद को वापसी करें हैं, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। तो विनोद टू परचेज रिटर्न, हम माल खरीद के लेकर आए थे 3,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो ये बन गया 2,700। अभी बताया था जब माल खरीदते ट्रेड डिस्काउंट पे तो वापसी भी ट्रेड डिस्काउंट पे होगा और जीएसटी भी रहेगा। तो ये जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी नीचे, इनपुट एसजीएसटी नीचे, ये 9% लगा लो भाई। कितना कितना आता है? 240, 243, 243 और टोटल कर लो कितना आता है? 3186 से विनोद के इसमें अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है भाई। पेपर की तैयारी ऐसे करा करो, एक क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन नंबर 1 हर पेपर से निपटा दो, फिर एक क्वेश्चन उठाओ क्वेश्चन नंबर 2 हर पेपर से निपटा दो। इस तरह से करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता जाए। जब आप एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार करोगे ना तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। चलो हो गया। लास्ट मई 26 आ जाओ। ये अभी हमने उस दिन परसों क्वेश्चन किया था, एक बार देख ले जरा फटाफट से। ये भी सब्सिडरी बुक है। कह रहा है आपने इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिखना है। बोलो रिटर्न आउटवर्ड मतलब पक्का क्लियर? चलो मान लेते हैं भाई, मेरे को वैसे यहां तक ठीक हरी खोटी अभी बिल्कुल निकलने ही वाली थी अगर कोई गलत बोलते। चलो ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक परचेज रिटर्न बुक है अपने पास ये। अब जरा गौर से देखें, इसमें हम लोग जो आइटम रिटर्न कर रहे हैं, ये पेंसिल पेन ये सब कर रहे हैं, तो हमारा जो काम धंधा है वो स्टेशनरी का है, तो ये रिकॉर्ड होगा। अब भाई ये थोड़ा बुद्धि लगा लेना भाई थोड़ी इस पे, ये 12 डजन है। ज्यादा सीआईडी मत बनना कि 12 × 12 कर दें। भाई ये 12 डजन बोल रहा है और रेट भी डजन का दे रहा है। तुमने 10 डजन केले खरीदे, 1 डजन 40 के हैं, तो कितने पैसे दोगे? भाई साहब हद हो गई, बिल्कुल बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। तुम बेटा सब्जियां भी खरीदने मत जाना, कहीं पता चले तुम्हें को बेवकूफ बना दे। अरे निकम्मो, अबे 10 डजन केले खरीदे, 1 डजन 40 का है, तो कितने पैसे दोगे? तो बोलो ना भाई। अबे हद कर दी भाई, बिल्कुल कमाल है यार। अब दूसरा एग्जांपल सुनो, निकम्मे चेहरा देख रहे हैं बैठ के, पता नहीं क्या पूछ लिया मास्टर ने। एक और बताओ, अगर 10 डजन केले आप खरीद रहे हो, एक केले का रेट 8 रुपए है, अब कितना होगा? भगवान, अपने पास बुरा हाल है। 10 डजन केले खरीद रहे हो, 10 डजन केले, एक केला 8 रुपए का है, 960। निकम्मो हद हो गई भैया, हद हो गई बिल्कुल, कमाल करा हुआ है भाई।
और देखो ये आइटम कैश पे रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर कंप्यूटर रिटर्न कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और इसके अलावा अपने पास ये रिकॉर्ड होगा। तो 2 एंट्री रिकॉर्ड होंगी, बाकी 2 का नोट डालेंगे बेटा। नोट ध्यान रहे, नोट जरूर डालना है, बिना नोट के मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो पहली एंट्री आपके पास स्टेशनरी है, लास्ट स्टेशनरी है, बीच वाले दोनों जो रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, आप लोगों का एक टेस्ट कल भी है, कल 11 अगस्त है, उसमें सब्सिडरी बुक के क्वेश्चन है, तो इसको जरूर अपने बार रिवाइज कर लेना। हमेशा ध्यान रहे सब्सिडरी बुक में इस बात के नंबर कटते हैं कि कोई एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो क्यों नहीं करी, उसके बारे में बताना है, तो आप उसका नोट जरूर डालकर आओगे। ठीक है, चल ठीक है, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट है, 4 क्वेश्चन है भाई।